हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त अजय कुमार द्विवेदी आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एबीजी। दोस्तों, वो लोग जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हैं, यह टॉपिक उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको डेली टू डेली एबीजी देखनी होती होगी और ये फाइंड आउट करना होता होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। वहीं अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी दोस्तों वहाँ पे हर बार 2 से लेकर 4 क्वेश्चन एबीजी से रिलेटेड आते ही आते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो एम्स का हो, ईएसआईसी का हो, आरआरबी का हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एबीजी की कि एबीजी है क्या। तो दोस्तों, एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टियल ब्लड गैसेस। अब आर्टियल ब्लड गैसेस की बात करें तो हम बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं ब्लड गैसेस की, स्पेशली कौन सी ब्लड गैसेस जो कि आर्टरीज़ में पाई जाती हैं। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था एबीजी का कि एबीजी क्या है, एबीजी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे आर्टियल ब्लड गैसेस एनालिसिस के बारे में कि आर्टियल ब्लड गैसेस एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों, आर्टियल ब्लड गैसेस एनालिसिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ आर्टियल गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, हम लोग एबीजी में जो गैसेस होती हैं आर्टरीज़ में यानी ब्लड में, वो फाइंड आउट करते हैं इनमें कौन कौन सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेस होती हैं। एबीजी सैंपल कलेक्ट फ्रॉम आर्टरीज। एबीजी का सैंपल जो भी कलेक्ट किया जाता है वो आर्टरीज से किया जाता है, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है और हमें उस प्योर ब्लड में ही गैस का एनालिसिस करना होता है। वैन कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी नीडल इंसर्टेड इन 45 डिग्री। दोस्तों, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है ये कि जो ब्लड गैसेस के लिए हम सैंपल लेते हैं वो कितनी डिग्री पे उसका इंसर्शन करते हैं नीडल्स का। तो दोस्तों, जो एबीजी के लिए हम सैंपल देते हैं उसमें हम 45 डिग्री पर नीडल इंसर्ट करते हैं। एक और जो चीज़ है कि जिसमें जो नीडल होती है वो 23 गेज की यूज़ करते हैं। और जब हम कोई भी सैंपल कलेक्ट करते हैं उससे पहले हमें हमारी डिस्पो वैन को हेपेरिन से वॉश कर लेना होता है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो पाए। नॉर्मली सैंपल कलेक्ट फ्रॉम रेडियल आर्टरी, फीमोरल एंड ब्रेकियल आर्टरी। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट हैं ब्लड करने के लिए फॉर एबीजी एनालिसिस, हम यूज़ करते हैं रेडियल आर्टरी की, फीमोरल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी की। इसमें जो सबसे कॉमन है वो रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरीज होती हैं। हम कैसे जानेंगे कि जो हमने ब्लड सैंपल लिया है वो प्योर है या नहीं है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी आर्टियल ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है और जो विनस ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है। तो दोस्तों, रेडियल आर्टरी की बात करते हैं कि रेडियल आर्टरी कहाँ पे पाई जाती है, कैसे होती है। तो जो भी हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हम हैंड्स की बात कर रहे हैं, उनकी जो रेडियस आर्टरी जो होती है वो फ्लेक्सर कार्पी रेडियसम के पास में पाई जाती है। और इसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने वैन सेलेक्ट की है वो रेडियल वैन है या नहीं है, रेडियल आर्टरी है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एलन टेस्ट। दोस्तों, एलन टेस्ट क्या होता है? एलन टेस्ट की सहायता से हम ये जान पाते हैं कि जो रेडियल आर्टरीज़ और अनर आर्टरीज़ हैं कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनको हम फाइंड आउट करके वहाँ पर नीडल इंसर्ट करके ब्लड कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम एबीजी का सैंपल लेते हैं उससे पहले हम एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं लोकेशन जानने के लिए रेडियल आर्टरी की।
दोस्तों ये जो एलन टेस्ट होता है वो सैंपल लेने से पहले डन किया जाता है, उससे पहले परफॉर्म किया जाता है। कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ ब्लड गैसेस की जो होती हैं वो मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं। जैसे पीएच, जो पीएच है वो हमारा 3.5 से 7.45 तक होता है, जो कि ब्लड का नॉर्मल पीएच लेवल है, जैसा कि आप पहले से जानते होंगे। PaCO2 यानी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, जिनकी नॉर्मल वैल्यू 35 से लेकर 45 होती है। HCO3 यानी कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स, इनकी वैल्यू 21 से लेके 28 होती है। और PaO2 इनकी नॉर्मल वैल्यू 80 to 110 होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे पीएच की कि पीएच क्या होता है। तो दोस्तों पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन के आयंस हैं, ये डिसाइड करेंगे जो सब्सटेंस है, जो वो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा। तो दोस्तों इसकी जो इस मेजरिंग स्केल होती है इसको हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके 14 के बीच में होती हैं। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीएच स्केल होती है उसमें मेजरमेंट कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 0 से लेके 14 के बीच में इसका मेजरमेंट होता है, और जो 7 की वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर अपने ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड होता है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। तो दोस्तों जो भी रेंज 7 के बिलो आएगी, यानी कि 0 to 6 होगी, उसको हम एसिडिक में बोलते हैं, और जो 8 से लेके 14 के बीच में आती है उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़, दोस्तों जैसे कि मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ का कुछ आपको डिस्क्राइब करी हैं, जैसे कि पीएच, तो पीएच मैंने आपको बताया 7.35 से 7.45 होता है। जो आप PaCO2 तो 35 से 45 होता है। SCO3 जो होता है वो 20 to 28 होता है, और PaCO2 80 to 100 होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ मूवमेंट इन हाइड्रोजन आयंस, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हाइड्रोजन के आयंस मूव करेंगे तो दोस्तों जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, इस केस में आपका जो पीएच होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, आपका HCO3 का लेवल होगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो PaCO2 है वो कंपनसेशन की पोजीशन में रहेगा, यानी कि उसमें पार्शली कंपनसेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी पीएच डिक्रीज होगा तो आपके बाइकार्बोनेट्स यानी HCO3 ऑलरेडी डिक्रीज़ होंगे, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, समान चलते हैं। लेकिन इस केस में जब आपका पीएच डिक्रीज हो रहा है और बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो CO2 का लेवल होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आप देखेंगे कि पीएच आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो पीएच के साथ साथ में आपका बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन कंपनसेट कौन हो रहा है? आपका PaCO2 इसमें कंपनसेट हो रहा है। ऐसा ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है कि जब आपका पीएच का वैल्यू कम हो रहा है तो PaCO2 का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है और HCO3 जो है वो कंपनसेट हो रहा है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में पीएच आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो PaCO2 डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं और HCO3 पैरेलल में चलता है, तो HCO3 जो है वो कंपनसेट हो रहा है, पार्शली कंपनसेट हो रहा है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें मैंने मेंशन की है, इनको मैंने आइडियाज़ का नाम दिया है, वो आपको ये हेल्प करेंगे जानने में कि क्या वैल्यूज़ ऊपर नीचे होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएच जब डिक्रीज होगा यानी कि 7.35 के नीचे जाएगा तो ऐसी कंडीशन में एसिडिक कंडीशन बनेगी। ठीक है,
और पीएच जब 7.45 से ऊपर जाएगा तो ऐसी कंडीशन में एल्कलाइन, जो कि पीएच स्केल पे ही बेस्ड है, मैंने आपको पीएच स्केल दिखाई हुई है, तो आप उसके जरिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब वैल्यू 7 के नीचे जाएगी तो एसिडिक होगी और 7 के ऊपर जाएगी तो एल्कलाइन नेचर में आती है। PaCO2 इंक्रीज 45 मीन्स रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। जब भी कभी PaCO2 की वैल्यू इंक्रीज यानी 45 से ऊपर जाएगी तो वो एल्कोलिसिस की तरफ इशारा करेगी, ठीक है। और PaCO2 की वैल्यू जब 35 की तरफ जाएगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ इशारा करेगी। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया है कि PaCO2 जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है बाइकार्बोनेट के। HCCO3 वैल्यूज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज बेस्ड ऑन pH वैल्यू। मैंने आपको बताया कि जो HCO3 होता है वो pH स्केल पे बेस्ड होता है, यानी अगर pH की वैल्यू कम हो रही है तो आपका HCO3 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर आपकी HCO3 की वैल्यू बढ़ रही है या फिर pH की वैल्यू बढ़ रही है तो HCO3 की वैल्यू भी बढ़ेगी। दोस्तों HCO3 इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक कंडीशंस को, यानी अगर कोई अल्टरेशन HCO3 में आएगा तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिक कंडीशन की तरफ इशारा करेगा। अगर डिक्रीज़ होगा तो एल्कलाइन की तरफ, और यार इंक्रीज़ होगा तो एल्कलाइन की तरफ इशारा करेगा। लो HCO3 इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी HCO3 का लेवल कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ इशारा करेगा। हाई HCO3 मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की तरफ इशारा करेगा। ये हमने एक सैंपल ऑफ ABG का लिया है। इसमें मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से एक जो ABG मशीन होती है उसमें ऐसा प्रिंट इस फॉर्म में निकलता है। कुछ टेस्ट सीरीज इसमें हैं, जिसमें पहली टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन है लो प्लाज्मा PaCO2 विल कॉज्ड। तो दोस्तों आप इसका आंसर दीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है वो बाद में कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। मैं अपना टॉपिक एंड कर रहा हूं, इससे पहले मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।